माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दून पाठशाला क्लासेस। मेरा नाम आशीष कुमार है और हम क्लास 10th की NCERT के सोल्यूशन देख रहे थे, जिसमें हमने पेज नंबर 6, पेज नंबर 10 और पेज नंबर 13 का एक्सप्लेनेशन देख चुके थे। तो आज हम पेज नंबर 14 का जो मेन एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 पूरे क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखने जा रहे हैं, जो कि बोलता है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर करेक्ट। मतलब इस रिएक्शन पे जो बेस्ड आपके 4 ऑप्शंस हैं उनमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो रिएक्शन कुछ ऐसी है 2 PbO plus C gives Pb twice Pb plus CO2। मतलब लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स लेड प्लस CO2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो रिड्यूस ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज रिड्यूस की बात कर रहा है, तो ये किस पे बेस्ड होगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगा। तो हमें क्या देखना है, जो मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो देखी है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से आपको ब्रीफ में बताता हूँ क्या हुआ है। अब देखो ऑक्सीडेशन होता है हमारा जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, तो दोनों में से कुछ भी होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। उसी तरीके से रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, दोनों में से कोई हो, एक हो तो रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ट्वाइस PbO प्लस C गिव्स ट्वाइस Pb। यहाँ से ट्वाइस PbO से ये क्या बन गया? Pb। अब यहाँ पे PbO मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। उसी तरीके से CO2 बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 मतलब ये है ऑक्सीजन का क्या हुआ? एडिशन हुआ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो ये तो हमने अभी ऑप्शन देखी नहीं है, विदाउट ऑप्शन देखे हम लोगों ने भी अपना थोड़ी जो भी कार्रवाई है वो करी है। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, मतलब लेड जो है वो रिड्यूस हुआ। लेड PbO से Pb बन गया, तो इट मीन्स पहला ऑप्शन सही है। लेड रिड्यूस हुआ, रिड्यूस इसलिए हुआ क्योंकि 2 PbO से Pb बना, मतलब उसने ऑक्सीजन लूज किया। ठीक, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड एरी अभी ऑक्सीडाइज होने का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ इसमें, बिल्कुल सही है, क्योंकि CO2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब CO जो है वो आपका ऑक्सीडाइज हो गया। ऑप्शन 3 कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं, गलत है, कार्बन ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, रिड्यूस हो रहा है क्या? यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये भी गलत। अब ऑप्शन ऐसा देखना है हमने 4 ऑप्शंस में से कि ये A और B वाला का ऑप्शन होना चाहिए। कौन सा है वो? पहला। हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पहले की तरह बहुत इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बेस्ड है आपका, जब हमने टाइप ऑफ रिएक्शन बताई थी मैंने, उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, आपके पास रिएक्शन है Fe2O3 प्लस ट्वाइस ALM देता है आपको Al2O3 प्लस ट्वाइस Fe। अब ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? अगर आपको वो वीडियो देखी है आपने जिसमें टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो उसमें हमने देखा था पहला रिएक्शन कौन सी थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है आपका? A प्लस B क्या देता है? AB। कॉम्बिनेशन हो रहा है? नहीं, तो पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। दूसरी थी डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है? एक कंपाउंड टूटता है हीट देके A प्लस B में, तो ऐसा हो रहा है? ये भी नहीं हो रहा है। थर्ड ऑप्शन था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? आपका एक रिएक्टिव मेटल दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट को क्या करता है? रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। Al Fe2O3 से ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम आपका ज़्यादा रिएक्टिव है। वो रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस तरह से है। अब देखो एल्यूमिनियम हमारा ये रहा और आयरन यहाँ रहा, तो एल्यूमिनियम आपका ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आयरन। ठीक है, तो ये क्या कर देगा? उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो ये रिएक्शन एग्जाम्पल किसका है?
सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपके दो रेडिकल्स होते हैं और दो रेडिकल्स के आपस में सॉल्ट्स को एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का तो ऑप्शन है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है और डिकम्पोजिशन भी नहीं है। हमारा ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी तरह के से आगे भी क्वेश्चन है जो बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्योंकि इस चैप्टर से तो मैं नहीं बोलूँगा, जो कि रिलेटेड है आपका मेटल्स नॉन मेटल्स से। अगर आप मेटल नॉन मेटल्स पढ़ लेते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है। कोई नहीं, मैं आपको वहाँ की एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ मेटल्स की, उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या है। What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Hydrochloric acid is added to iron fillings. ठीक है, तो मान लो एक कंटेनर है जिसमें आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइल्यूटेड। जब एसिड बेसिस पढ़ेंगे तो इसका मतलब बताऊंगा कि डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड क्या होते हैं। इसमें हम क्या डाल रहे हैं, आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स मतलब आपके आयरन के छोटे छोटे टुकड़े डाल रहे हैं। तो वो क्या होगा, तो ये एक्सपेरिमेंट भी करते हैं लैब में, और एक जनरल रिएक्शन है। वो रिएक्शन ये है कि जब भी आपका कोई एक्टिव मेटल जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, जैसे मैंने भी इससे कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था रिएक्टिविटी सीरीज, वो सारे रिएक्टिव मेटल्स हैं, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। कोई भी एक्टिव मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें देता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और इसका हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है, जो कि आप इसके पास अगर फ्लेम लेके जाओगे तो ये पॉप साउंड करता है। ठीक है, तो इसका ये टेस्ट होता है। तो अब यहाँ इस वाले केस में इसको लगा के देखते हैं। एक्टिव मेटल आयरन फिलिंग है, Fe, एसिड हमारा HCl है। ठीक है, तो ये आपको देगा इसका सॉल्ट FeCl2 प्लस H2। ये गैस फ्लेमेबल होती है और पॉप साउंड करके जलती है, तो इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों से पूछूंगा, अगर आप इसका आंसर कर पाएँ तो मुझे बताना। क्वेश्चन ये है कि Fe प्लस HCl रिएक्ट करके FeCl2 बन रहा है, FeCl3 क्यों नहीं बना, ये क्वेश्चन मुझे बताना आप। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें, इसको आप बताना मुझे लेक्चर सेक्शन में। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर आयरन फिलिंग हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो यहाँ पे हमें H2 गैस इवॉल्व होते हुए H2 के बबल्स फूलते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो इसका अगर मेरे को प्रैक्टिकल मिला, आपको करने का मौका मिला, तो उसका प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए नंबर हमारा 4, जो प्रीवियस वीडियोस आपने देखी होंगी तो उस पर टोटली बेस्ड है। सारे जो क्वेश्चन हैं वो वीडियोस के बाद अगर देखोगे आप, जो पहले आपने पढ़ लिए, तो बहुत आसान होता है। तो जिसमें हमने पहला देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या है, तो उसी पे बेस्ड है। व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, व्हाई शुड द केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, मतलब सॉरी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हमारे सारे केमिकल चेंज हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपका, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ठीक, N2 नाइट्रोजन, H2 हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन भी बोलते हैं, और NH3 अमोनिया है। अब ये तो आपकी रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है जब लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स और राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स बराबर होते हैं, उसे हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, नाइट्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन है 2। अब नाइट्रोजन राइट हैंड साइड पे तो कितने हैं, 1 ही है, और हाइड्रोजन यहाँ पे देंगे कंपेयर करें तो वहाँ पे 1 ज़्यादा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया था, जो ऑड होता है उसको इवन बना देते हैं। यहाँ पे 3 था तो इसको इवन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन हो गए 6। जैसे ही हाइड्रोजन 6 हुए तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 6। राइट हैंड साइड पे जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस हो गए, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गए। नाइट्रोजन थी वो भी बैलेंस हो गई, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हमारे बराबर हो गए। तो ये रिएक्शन में कह सकता हूँ, रिएक्शन क्या है, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया, व्हाई शुड द केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। हम इसलिए ऐसा करते हैं, ये जो रिएक्शन, जितने भी केमिकल चेंज होते हैं वो आपका, या जितनी भी आपके यूनिवर्स में, सॉरी अर्थ पे जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, जितना भी प्रोसेसेस होती हैं, उसमें मास जो रहता है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा मास जो रहेगा कंजर्व रहेगा, मतलब जितना भी लेफ्ट हैंड साइड में मास रहेगा उतना राइट हैंड साइड पे भी मास रहेगा। कोई मास डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, कोई मास क्रिएट नहीं हो सकता, तो यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहता है। तो अगर यहाँ पे हम मास देखें, मास कितना है, 28 ग्राम।
एक नाइट्रोजन का 14 तो 2 है इंटू 28, मेरे ख्याल से आता होगा। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो 6 ग्राम, 6 इंटू 1 6 हो गया। ठीक है, अमोनिया नाइट्रोजन 14 प्लस 3 इंटू 1 कितना हो गया 17, कितने अमोनिया है 2 तो कितना हो गया 34, तो 34। अब कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे जितना मास रहेगा उतना ही राइट हैंड साइड पे रहेगा, तो टोटल इसका करा कितना आया 34 ग्राम, यहाँ पे भी 34 ग्राम। तो रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास है। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है, रिएक्शन बैलेंस है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रिएक्शन बैलेंस करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है टू वैलिडेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, स्टेटमेंट मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, वहाँ से जाकर देख लेना, एक्सप्लेनेशन ये रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और कोशिश करो कि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग जितने हो सके उतने ट्राई करो। और ये जो आपके क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपके वर्ड में लिखे रहते हैं, तो इसमें आपको फॉर्मूला बनाना होता है, उसके बाद इसको बैलेंस करना होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फॉर्मूला कैसे बनना है। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको आप जाके देखें, तभी ये क्वेश्चन इस तरीके के हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू गिव अमोनिया। हाइड्रोजन गैस, ये क्वेश्चन इससे पहले वाली जो क्वेश्चन था उस पर ही उसी वही है। ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट किया, क्या दिया अमोनिया, सॉरी ये था, बैलेंस है। तो हमने पिछले उसमें वीडियो पिछले क्वेश्चन जो था उसमें देख चुके हैं क्वेश्चन, तो इसमें मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस क्यों करते हैं, केमिकल बैलेंस क्या होती है, ये लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये नया क्वेश्चन है तो उसको देख लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर, कोई भी चीज़ का कंबशन या किसी चीज़ को जलाते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है। O2 देता है वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसको बैलेंस कैसे करना है। अब यहाँ देखो, मैंने बोला था आपको कि जहाँ पे भी आपको ऑड टर्म दिखती है, देखो तरीके तो बहुत हैं। ये जब आपकी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स ना हो तो ये सबसे आसान तरीका होता है कि जो भी आपके ऑड टर्म्स हैं, ऑड टर्म्स जैसे यहाँ पे मैं देखूँ ऑक्सीजन 1 है और उधर 2, तो टोटल मिला के 3 हो गई। अब इसको बैलेंस करना मुश्किल होगा 3 को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको E1 बना देते हैं। ठीक, E1 बन गई। अभी हमने पता नहीं है कि ऑक्सीजन सही है कि नहीं, अभी देखते हैं। जैसे ही हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे भी इसको 4 करा। जैसे ही इसको 4 किया हाइड्रोजन 4 हो गए, बट सल्फर भी 2 बदल गए, तो सल्फर कितने हो गए 2, बैलेंस हो गए सल्फर। अब जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितने हो गए, 2 2 4 प्लस 2 कितना 6, तो सीधा सीधा यहाँ पे 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। बहुत आसान है। तो ये तरीका आपकी मर्जी है, जो तरीका आपको करना है वो करो, बट रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट देखते हैं। जो कि थर्ड पार्ट ये बोलता है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड हमारा फॉर्मूले बनाने वाली वीडियो देखेंगे तो बेरियम क्लोराइड का हमारा बनता है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 का थ्राइस देगा एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये तो हमने स्टेटमेंट को क्या किया, जस्ट ट्रांसलेट किया है, जो वर्ड हमें लिखे हैं उसको हमने इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए जो तरीका मैंने बताया, Cl 3 है तो इसको E1 बनाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, ट्वाइस AlCl3। तो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन कितने हो गए 6 बनाएंगे यहाँ पे, तो ये 2 हैं तो 3 से मल्टीप्लाई किया। अब जैसे ही यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, बट जो बेरियम है इसको भी बैलेंस करना है, तो 3, तो SO4 3, ये तो यहाँ पे बैलेंस्ड है, Al भी बैलेंस है, तो ये रिएक्शन हमारी अपने आप क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे 2 टाइप में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशन क्या, वही बात है जो आप शायद नोटिस नहीं कर रहे होंगे, बट ये देखोगे तो आप, ये आपका 2 तरीके की रिएक्शन का एग्जाम्पल भी कहला सकता है। जैसे BaCl2 Al2SO4 से रिएक्ट करके दे रहा है AlCl3 और BaSO4। ये आपका अगर ध्यान दो, Ba से BaSO4 बन रहा है और AlCl3 बन रहा है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सी टाइप की एग्जाम्पल की रिएक्शन, कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक, दूसरा उसने बोला कि बेरियम सल्फेट का क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट।
तो ये क्या है, ये आपका वाइट PPT बनता है। प्रेसिपिटेट वो जिसमें आपका एक इनसॉल्युबल कंपाउंड नीचे एक्यूमुलेट हो जाता है, अलग सा डिसॉल्व नहीं होता, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये रिएक्शन एग्जाम्पल हो सकती है किसका, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम की जगह सोडियम भी है तो रिएक्शन सेम फॉलो होगी। वो क्या है, पोटेशियम क्या होता है हमारा K प्लस वाटर रिएक्ट करा देगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम और सोडियम आपके बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो नाइफ से कट जाते हैं। सोडियम का तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर आप उसे, वैसे तो नॉर्मली अगर जो आपकी लैब्स होती हैं या मैं बोल फैक्ट्रीज होती हैं, वो आपको जो सोडियम मेटल इतना रिएक्टिव होता है कि अगर उसे आप एयर में ले आएँ तो बहुत ज़्यादा जल सकता, मतलब वो एक्सप्लोसिव हो सकता है। तो उसको हमेशा कैरोसिन में डुबा के रखते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम के साथ भी कुछ ऐसा ही है। पोटेशियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो वो देगा KOH प्लस H2। दोबारा से वही बात आ गई, जो अगर इसका टेस्ट करना है तो ये क्या देगा, पॉप साउंड। ठीक, अब यहाँ पे देखो बैलेंस करना है, ये मैंने जो बात थी ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए ऑड, तो इसको बनाएंगे इवन। जैसे इवन बनाया कितना होगा, 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन 2 बैलेंस हैं, पोटेशियम को बैलेंस करना है, ये हमारा आपका रिएक्शन बैलेंस हो गई। दोबारा बता रहा हूँ, जो ऑड होता है ऐसी छोटी छोटी रिएक्शंस में जो ये तरीका चल जाता है। कॉम्प्लेक्स में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स में फिर वो बहुत ज़्यादा नंबर चले जाते हैं, तो वो करोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बट प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हम देखेंगे बेसिक रिएक्शंस जो हैं आपकी बेसिक ही आती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आती नहीं है। तो यहाँ पे आपको हमने देखा जो ऑड था पहले उसे इवन बनाया 2 से मल्टीप्लाई करके। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा हाइड्रोजन हमारे बैलेंस 4 हो गए, तो 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 किया। जैसे ही इसको 2 किया तो ऑक्सीजन भी हमारे कितने हो गए, 2। तो यहाँ पे रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 5th क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ABCD चार ऑप्शन हमने देख लिए। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, जो कि सिंपल बैलेंस करनी है इक्वेशन को, कोई ट्रांसलेट नहीं करना है इक्वेशन में। मतलब आपके फॉर्मूलेस पहले से रिटर्न है, आपको बस क्या करना है, आपको सिर्फ उनको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग देखते हैं HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस देता है CaNO3 का ट्वाइस प्लस वाटर। अच्छा, एक चीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। अब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, फिलहाल से पहले HNO3 हमारे क्या है, एसिड है। CaOH का होल ट्वाइस हमारा एक बेस है। एसिड और बेस नेक्स्ट चैप्टर है, उस पर हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी ऐसे ही आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, आपका एक सॉल्ट बनता है और वाटर प्रोड्यूस होता है। इस टाइप की रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या इसके एडवांटेजेस हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखना, जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं इसकी बैलेंसिंग की। ठीक, तो बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो बैलेंस करने का तरीका, वही मैं चेंज करके आपको बता रहा हूँ। जैसे देखो NO3 यहाँ पे कितने हैं, राइट हैंड साइड पे 2 हैं। यहाँ पे हम बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 2 बैलेंस्ड है। ठीक, कैल्शियम बैलेंस्ड है, आपका एक ही रहा। OH का ट्वाइस, अब यहाँ देखो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन 2 ही हैं, वो भी बैलेंस हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये आपका क्या रिएक्शन जो है बैलेंस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे भी NaOH क्या है, बेस, H2SO4 एसिड देगा सॉल्ट प्लस वाटर। सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए अब यहाँ देखो सोडियम कितने हैं, 2, तो 2 सोडियम बैलेंस कर दिए। जैसे 2 बैलेंस किए तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी है इसमें। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितनी हो गए, अब ये H2SO4 को नहीं छेड़ रहे हैं क्योंकि H2SO4 यहाँ पे एज इट इज़ है, तो इसको नहीं छेड़ना। ऑक्सीजन 2 हैं तो यहाँ पे 2 बना देंगे। जैसे ही 2 हुए तो 4 हो गए हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ रहे, 2 हाइड्रोजन ये रहे, तो 4 टोटल बैलेंस हो गए। सिंपल है।
ठीक है, जब करते जाओगे ना तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगी क्या चीज़ है। तो पहले दो रिएक्शन के जो हैं ये न्यूट्रलाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, नेक्स्ट, ये मैंने आपको जब पढ़ाया था, ये एग्जाम्पल आपको पहले भी आ चुका है, तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं। NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3। कुछ याद आ रहा है? किसी का जाना पहचाना सा लग रहा होगा क्वेश्चन, ये आपका कहीं पे आया था। और अगर नहीं आ रहा है तो सिंपल सी बात देखो, क्या हो रहा है, NO3 पे Na जुड़ रहा है और Cl जा रहा है यहाँ। कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, सोचो, ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो थर्ड वाला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसको बैलेंस करते हैं। NaCl प्लस AgNO3 आपका देगा, देखो NO3 है, AgCl आपका ठीक है, यहाँ पे तो ये पूरी बैलेंस लग रही है हमें, तो रिएक्शन आपकी ये बैलेंस है। AgNO3 ठीक है, रिएक्शन आपकी बैलेंस, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रिएक्शन आपकी ऑलरेडी बैलेंस है। अपना लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, BaCl2 H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, दे रहा है BaSO4 प्लस HCl। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल है आपका, देखो Ba से SO4 जुड़ गया और H से Cl, तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह। ठीक है, अब इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए अगर देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे Cl कितने हैं, 2, तो राइट हैंड साइड पे भी 2 बना देंगे। जैसे ही 2 बनाए तो हाइड्रोजन भी चेंज हो गए, तो हाइड्रोजन हमारे ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो ये रिएक्शन बहुत आसानी से बैलेंस हो गई। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो बहुत आसान लगा होगा, नहीं लगा तो इसके ऊपर मेहनत करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो कि लगभग क्वेश्चन 5 के जैसे ही, जिसमें हमने ट्रांसलेट करना था, जो वर्ड लिखे हुए थे इक्वेशन के, मतलब कंपाउंड्स के नाम थे, उसको हम लोगों ने ट्रांसलेट करना था, देन उसको बैलेंस करना था। तो सेम यहाँ पे भी है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO कार्बन डाइऑक्साइड गिव कैल्शियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड विच इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। देखा जाए तो रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। Ca को देखोगे तो यहाँ पे कार्बन 1, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2, तो रिएक्शन बैलेंस है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये टेस्ट होता है CO2 का, टेस्ट फॉर CO2। लैब में सबसे इजी टेस्ट होता है लाइम वाटर टेस्ट। ये CO आपका लाइम वाटर है, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मतलब जो एक आप टेस्ट ट्यूब में लोगे, उसमें आप CO2 ब्लो कराओ, तो जैसे ही CO2 ब्लो कराओगे तो उसमें जो आपका ये COH का होल ट्वाइस है, ये वाइट मतलब क्लियर होता है, पानी जैसा होता है, वो आपका कन्वर्ट हो जाता है CaCO3 में, जो कि होता है वाइट कलर का। तो जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सोल्यूशन है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, वो मिल्की होने लगता है। तो ये आपका टेस्ट होता है CO2 का। हम लोगों ने डिस्कस किया हाइड्रोजन का टेस्ट, उसी तरीके से ये टेस्ट होता है CO2 का। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। सिंबल जिंक का Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक, देता है जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का ट्वाइस प्लस सिल्वर। कन्वर्ट किया अभी, अब इसको बैलेंस करते हैं। तो NO3 हमें यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, सिंपल सी बात, इसको 2 कर दो, रिएक्शन बैलेंस्ड। नहीं, एक छोटी सी चीज़ रह रही है विच इज ट्वाइस Ag माइनस टेक, यहाँ पे आपका ये रह रहा है। क्लियर, तो ये आपका बैलेंस हो गई, और कोई चीज़ तो सारी देख लेंगे हम लोग, और सब बैलेंस है। तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो एल्यूमिनियम का सिंबल Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 देगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। Al ने इसका सॉल्ट रिप्लेस कर दिया तो AlCl3 बन गया और आपका Cu अलग हो गया। Al ज़्यादा रिएक्टिव है और रिएक्टिविटी सीरीज आपने देख ली है। अब इसको बैलेंस करना है। ठीक, ऑड इवन बन गया, 6 Cl हो गए, 6 आपके 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 Cu Al 2 हैं,
2 Al, नॉर्मल, बैलेंस हो गई, सिंपल है। बस ऑड पे फोकस रखो, ऑड जो मिलता है उसको इवन बनाओ, इवन बनाने के बाद आप उसको जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको क्रॉसपॉन्डिंगली सारे चेंज करते चलना है। एक भी छूटेगा तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे मैंने बता दिया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड हमारा होता है BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ठीक, देगा बेरियम सल्फेट अलॉन्ग विद पोटेशियम क्लोराइड। तो रिएक्शन बैलेंस करते हैं। K2 तो 2 के, Cl बैलेंस्ड है, Ba बैलेंस है, कोई इसमें ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखने जा रहे हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा अलग ये है कि इसमें क्या बोला गया है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो सेम ही है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसा कि हम लोग कर ही रहे थे, इसमें पूछ लिया कि आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी टाइप की ये रिएक्शन है, ठीक है। तो देखते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड इज KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2, पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड। ये तो हमारी रिएक्शन को हमने फॉर्मुलेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। अब इसको बैलेंस करते हैं। Br 2 है तो 2 Br, 2 I2 है तो 2, तो मेरे ख्याल से अब बैलेंस हो गया होगा चीज़ें। देखो हाँ, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। 2 K 2 K, 2 Br 2 Br, I2 I2, ठीक। मीडियम को कन्वर्ट करने बैलेंस है, उसको ज़रूरत ही नहीं है कुछ मल्टीप्लाई करने की। अब यहाँ पे हमने ये तो कर दिया, अब यहाँ पे इसको बताना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, जो 4 टाइप पढ़े थे हमने। अब यहाँ पे देखो K से KBr से Ki बना और Ba से Br2 बना, तो ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स। तो ये आपका एग्जाम्पल किसका हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। सिंपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस CO2। रिएक्शन बैलेंस है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो एक बड़ा कंपोनेंट टूट के 2 में बदल रहा है, 2। अब देखो ऐसा क्या होता है, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें एक बड़ा सब्सटेंस टूट के 2 या 2 से ज़्यादा स्पीशीज़ बनाता है। वो मेरे ख्याल से आपको याद होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ, वो होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम डीकम्पोज 3 तरीके से करते थे। 3 तरीका कौन कौन से हैं वो, एक इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके, दूसरा उसे हीट करके, और दूसरा सनलाइट। तो तीनों तरीके ध्यान रखने, तीनों तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है। चलिए तो 2 क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, कोई डाउट होगा नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तब देखते हैं कौन सी टाइप की है। तो HCl, यहाँ पे Cl 2 है तो 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, रिएक्शन तो बैलेंस हो गया। अभी कौन सी टाइप की रिएक्शन है, अब वो कौन सी टाइप की रिएक्शन होती थी जिसमें 2 कंपाउंड मिलके, 2 स्पीशीज मिलके एक कंपाउंड बनाती है, एक सिंगल कंपाउंड। तो वो होती है हमारी पहला टाइप, व्हिच इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए डी पार्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो डी है, डी में ये बोला गया है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो देता है मैग्नीशियम क्लोराइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन। मैग्नीशियम हमारा एक्टिव मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड ही है। तो आपको पता है जब कोई एक्टिव मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जैसे मैंने लास्ट जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें एक क्वेश्चन आया भी था, क्या देता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये टेस्ट भी करता है, हाइड्रोजन गैस का पॉप साउंड देता है। तो मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम हमारा होता है Mg, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl देगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2। बैलेंस करने के लिए Cl 2 है तो 2 Cl H2, रिएक्शन बैलेंस हो गई।
मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम, रिएक्शन में तो कोई जो बैलेंसिंग है बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे जो टाइप रिएक्शन है, टाइप कौन सा होगा? टाइप अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, MgHCl से Cl को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो Mg ने डिस्प्लेस किया तो इसको बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन को आप पहले भी देख चुके हो, जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको देख लेना, ठीक है। What does one mean by exothermic and endothermic reaction? Give example. और क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोग साथ में देखेंगे, Why is respiration considered as exothermic reaction? ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसका मैंने वीडियो बना रखा है, देख लेना। दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे ब्रीफ में बताऊंगा बट पूरा वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये दो वर्ड से मिलके बनता है, एंडो प्लस थर्मिक। एंडो मतलब होता है इनपुट या इन, थर्मिक मतलब होता है हीट, जिसमें हीट इनपुट होती है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे जितने भी थर्मल डिकम्पोजिशन होते हैं वो सारे एंडो के थर्मिक रिएक्शन होते हैं। CaCO3 को अगर मैं हीट करूं तो ये दे देगा CaO प्लस CO2, ठीक, नॉर्मल है। उसी तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब, एक्सो मतलब आउटपुट या एग्जिट होना, और थर्मिक का मतलब होता है अगेन हीट, जिसमें हीट आउटपुट हो, वो रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जितना भी कंबशन होता है, किसी चीज़ का कंबशन करते हैं, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे हमने मीथेन को जलाया था तो क्या दे रहा था, CO2 प्लस वाटर, ठीक है। और थोड़ा सा अच्छे से कोई एग्जाम्पल्स की बात करें तो अच्छे एग्जाम्पल्स में से आते हैं, जैसे एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमारा एंडोथर्मिक का है। एक्सोथर्मिक जैसे रेस्पिरेशन होती है, ये हमारे दो एग्जांपल्स जो एग्जाम में बोर्ड में पूछा गया है कि एंडोथर्मिक रेस्पिरेशन क्या है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। जैसे ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसने बता दिया कि जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक है, बट फिर भी मैं रिएक्शन से आपको समझाता हूँ कि वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कैसे हैं। उस वीडियो में एक्सप्लेन्ड है, बट कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं। अपना तो काम ही यही है कि जितना बार हो सके आप लोगों को अच्छे से बताया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में आपको पता है क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो हीट जो है वो इनपुट हो रही है, इसलिए इसको क्या कंसिडर किया जाता है, एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाई इज फोटोसिंथेसिस कंसिडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। तो कुछ नहीं करना, आपको ये रिएक्शन लिखनी है और सीधा ये बोलना है कि हीट जो है वो क्या हो रही है, वो इनपुट हो रही है। उसी तरीके से रेस्पिरेशन देख लेते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2 देगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट। इस तरीके से आपका रेस्पिरेशन होता है। ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंज्यूम होता है थोड़ा, हाँ, और आपका यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है, और इस हीट इवोल्यूशन को ही हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। कोई भी डाउट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, या कोई टॉपिक पे चाह रहे हो आप लोग हम वीडियो बना के दिखाएं तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। नंबर 11 जो कि बहुत आसान है, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। सिंपल है, जनरल वे में पहले लिख देते हैं आंसर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपके दो कंपोनेंट होते हैं वो एक बन जाता है, या दो से ज़्यादा होंगे वो एक स्पीशी बन जाती है।
इसका जस्ट रिवर्स होता है आपका डिकम्पोजिशन में A प्लस बी, जस्ट अपोजिट है। अगर इक्वेशन की बात करें तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ठीक। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे क्या हो, देखो कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसका रिवर्स NH3 को आप अगर हीट अप कर दो तो ये अगेन हमें क्या दे देता है, 5H2, ठीक है। अच्छा, अमोनिया की प्रिपरेशन जो होती है उसे हम हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं, हेबर्स प्रोसेस से उसे प्रिपेयर किया जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर नहीं जानना तो इट्स ओके, बट ये ध्यान रखना कि अपोजिट कैसे है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर जानना चाहते हो तो। CaO प्लस CO2 क्या देगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट अप करते हो तो अगेन क्या देता है, Ca प्लस CO2। इनको जब क्वेश्चन कर रहे थे तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इम्पॉर्टेंट भी है। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब मैंने पढ़ाया था तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने बताया था कि 3 तरीक़ों से होता है, और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा 3 तरीके से होता है। पहला देखते हैं डिकम्पोजिशन बाय हीट। एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, हीट अप किया, दे देगा CaO प्लस CO2। एक और एग्जाम्पल लेना है, ZnCO3 दे देगा ZnO प्लस CO2। FeSO4, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम एक आधा ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला हो गया विच इज हीट। दूसरा डिकम्पोजिशन बाय लाइट। लाइट मतलब सनलाइट, फोटो को मतलब बोलते हैं लाइट, ठीक है। तो लाइट का कैसे यूज़ करेंगे, जैसे मैं बोलता हूँ AgCl, ठीक है, ये आपका लाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में Ag प्लस Cl2 देता है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ भी सकता है कि वो बोलेगा कि एक आपने कंटेनर में सिल्वर क्लोराइड लिख रखा तो ये वाइट कलर का होता है, थोड़ी देर बाद ये ग्रेइश कलर का क्यों हो जाता है। वो इसलिए होता है कि जब लाइट पड़ती है सनलाइट तो वो आपका सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए Ag बन जाता है, ठीक है। थर्ड हमारा है थर्ड डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्टिविटी 1.2 या 1.3 थी, जो मैं समझाया था कि एक मग में हमने वाटर डाला और उसमें इलेक्ट्रोड डाले और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्या हुआ, वही क्वेश्चन है। H2O इलेक्ट्रिसिटी पास की, बड़ा लिख देता हूँ, दिख ही रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास की तो H2 प्लस O2। क्वेश्चन था ना कि नंबर ऑफ मोल्स जो हाइड्रो, ऐसी कौन सी गैस है, एक्टिविटी में जब पढ़ रहे थे तो एक्टिविटी पे एक बेस्ड क्वेश्चन भी किया था हमने कि जब हम H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कौन सी गैस है जो डबल बनती है, तो हाइड्रोजन डबल थी, ठीक है। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम वाटर का करते हैं तो वो टूट जाता है H2 प्लस O2 में, ठीक है, सिंपल है, इसको ध्यान से रखना। और ये जो रिएक्शन है इसको याद कर लो, या आपको कुछ और मिलती है तो उसको याद कर लो, डजेंट मैटर, बस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अगेन वीडियो पे बेस्ड है, जो प्रीवियस वीडियोस हमने बनाई थी उसी पे ही है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। पढ़ा हुआ है बट फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ क्या है इसमें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है आपका लेस रिएक्टिव सॉल्ट से उसको रिप्लेस कर देता है। जैसे Fe प्लस CuSO4 से अगर देखेंगे तो ये FeSO4 को ऐसे करके आपको दे देगा कॉपर। ये बताया था मैंने, ब्लू कलर का होता है और ये बाद में ब्राउन कलर का बन जाता है। क्वेश्चन था ना ये कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में अगर आयरन फिलिंग्स डालेंगे तो वो अपना कलर चेंज क्यों कर देता है, वो इसीलिए करता है क्योंकि ब्लू से वो ब्राउन हो जाता है बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। अब दूसरा एग्जाम्पल उसका डबल डिस्प्लेसमेंट का भी लिख देते हैं, जैसे AgNO3 प्लस NaCl देगा
AgCl प्लस NaNO3। ठीक, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें देखो रिएक्टिव मेटल क्या कर रहा है, लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट को डिस्प्लेस कर रहा है और हमारा नया सॉल्ट बन जा रहा है। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में ये जो हैं कैटायंस हैं, ये आपस में एक्सचेंज हो जा रहे हैं एनायंस के साथ। सिंपल है, एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स, एक्सचेंज ऑफ आयंस, यही हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल से आप समझ सक जाना, और डेफिनेशन लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन में वीडियोस में बता चुका हूँ तो दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आपको देख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो क्वेश्चन में बोला गया है इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की रिफाइनिंग मतलब सिल्वर की एक्सट्रैक्शन की जाती है अर्थ क्रस्ट से, तो जब वो बनाया जाता है फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर। अब यहाँ देखो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक, इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर, कॉपर मतलब Cu। तो सिंपल सी बात, कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। लिखनी है, चलो लिख देते हैं। जगह तो नहीं है, चलो से देखिए AgNO3 ये रहा और कॉपर ये रहा, तो कॉपर ऊपर है Ag से, इट मीन्स ये ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव होने की वजह से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, तो ये देगा CuNO3 का ट्वाइस प्लस Ag। बैलेंस करेंगे, NO3 2 है तो 2 NO3 इधर, ट्वाइस Ag। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 14। देखा कितना आसान है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है और आपका आंसर आ जाएगा। बस मेन चीज़ आपको क्या है, फॉर्मूले बनाना। उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, देखो। अब देखो बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो पे फोकस करने के लिए, क्योंकि उसमें मैं सब एक चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बार बार करेंगे तो टाइम वेस्ट होता है, वीडियो लंबा होता है, फिर आप लोग देखोगे नहीं। तो ठीक है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जितना भी हो सके आप लोगों की वीडियो छोटी बने, तो कोशिश यही है। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन 15 ये बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पहले भी आ चुकी है, एक्टिविटी में भी बताई थी मैंने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दोबारा बताते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जब दो आयनिक कॉम्प्लेक्स, आयनिक सॉल्ट्स को मिलाया जाता है। जब उनको मिलाया जाएगा तो कुछ ऐसा इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है जो कि उस सोल्यूशन में पर्टिकुलर डिजॉल्व नहीं होगा, सेटल डाउन बॉटम में हो जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं मैं। व्हेन टू ionic salt intermix to form a solution, then a insoluble compound is formed and settle down in बॉटम में वो सेटल डाउन हो जाएगा, अलग से दिखेगा। कभी कभी एक जो प्रेसिपिटेट होता है अलग कलर का दिखता है, तो ये इजीली आइडेंटिफाई होता है। कलर की वजह से भी आइडेंटिफाई होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाता है तो इनसॉल्युबल रहता है, तो आपको एक वाइट कलर का या येलो कलर का या किसी भी कलर का प्रेसिपिटेट बन सकता है, वो नीचे सेटल डाउन रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 देगा BaSO4 प्लस NaCl। बैलेंस करते हैं, 2 Na 2 ये Cl, BaSO4 बैलेंस्ड है। ठीक है, और ये BaSO4 होता है हमारा वाइट कलर का, तो ये अलग से हमें दिख जाता है। और ये रिएक्शन हमारी कौन सी कहलाई, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर यहीं पे मैं आपको पूछूं कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है एक तरीके की और रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है, देख के बताएं। ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल्स ईच। कहने का मतलब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन की बात करें
और इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होता है, सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, इज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन की बात करें तो क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा रिडक्शन होता है। क्योंकि हमने और 2 डेफिनेशन देखी ही, वो भी ज़रूरत नहीं है, वो अगर आपको और सीखना है, डिटेल में जाना है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का वीडियो देखो। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेहनत की है उस वीडियो में, तो आप भी देखिए और उसे सीखो, ठीक है, जो वीडियो बनाई है, तो आपको ईजी रहेगा इस क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। अब हमारा काम तो हो गया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में एक काम आप ऐसे सोचो कि जितना भी मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है ना, वो ऑक्सीडेशन होता है। जैसे Na+O2 गिव्स Na2O, ठीक, Mg+O2 गिव्स MgO, Cu+O2 गिव्स CO। सारे के सारे क्या हैं आपकी ऑक्सीडेशन है, ठीक है। रिडक्शन Cu+H2, Cu+H2O, यहाँ से हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन रिमूव कर दिया। उसी तरीके से MgO+H2, Mg+H2O, ये रिडक्शन के एग्जाम्पल हो गए। क्लियर है। और भी एग्जाम्पल आपको मिलते हैं तो उसको भी लिख लेना अपनी कॉपी में, बट ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा अलग है और अच्छा क्वेश्चन है। A shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound form. तो शाइनी ब्राउन कलर का हमारा होता है कॉपर, तो X क्या हो गया, कॉपर। इस चीज़ को याद रखना, ब्राउन कलर का होता है हमारा शाइनी ब्राउन। जो तांबा होता है आपने देखा होगा घर में बर्तन होते हैं कितने शाइनी अपीयरेंस होता है, तो ब्राउन कलर का चमकता है, ठीक है। अब क्या बोला, नेम द एलिमेंट एक्स एंड नेम द ऑन हीटिंग इन एयर। अगर इसको हीट करें हम एयर में तो क्या देगा ये, CuO, ये बन जाता है ब्लैक कलर का। घर में कोई बर्तन हो या कुछ भी हो तांबे का, उसको अगर आप हीट अप करोगे तो थोड़ी बार नोटिस करोगे उसके अंदर वो ब्लैक पड़ने लगता है। तो वो ब्लैक इसलिए पड़ता है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड की उसके ऊपर लेयर बनने लगती है, ठीक है। मेरे ख्याल से आसान था क्वेश्चन, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। X जो है वो कॉपर है और कॉपर को अगर ऑक्सीजन के साथ में बर्न करेंगे तो बर्न होने के बाद वो ब्लैक कलर का अपीयरेंस आने लगती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। अब ये क्वेश्चन हमारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन के ऊपर है, जिसमें हमने कोरोजन और रेंसिडिटी पढ़ी थी। तो कोरोजन के ऊपर मैंने आपको बताया था, कोरोजन एक अनवांटेड प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ये प्रोसेस अपने आप हो जाती है। जो भी हमारे मेटल्स होते हैं वो इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर क्या हो जाते हैं, डिग्रेड होने लगते हैं, जिसमें जंग लग जाता है, ठीक है। आयरन में जंग लगता है तो ब्राउन कलर का हो जाता है, कॉपर में लगता है जंग तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है, सिल्वर और गोल्ड में चढ़ता है तो ब्लैक कलर का हो जाता है। उस वीडियो में हमने देखा है, ठीक है। अब जब करोजन एक अनवांटेड चीज़ है, अनडिज़ायरेबल है, तो उस चीज़ को उसको हमें अवॉइड करना है। अवॉइड करने के लिए हमने प्रोसेस देखी थी, उन प्रोसेस में से एक था पेंट। मान लो आपका ये आयरन है, ठीक है। अगर इस पर मॉइस्चर एयर, मतलब मॉइस्चर की बात करेंगे तो एयर प्लस वाटर के कांटेक्ट में रहेगा ये, ठीक है। जिसकी वजह से आयरन क्या हो जाएगा, आयरन बदल जाएगा आपका Fe2O3 में। ये हमारी रस्ट का होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये रस्ट है। अगर मैं कुछ ऐसे तरीके अपना दूं, इसके ऊपर मैं कर दूं एक लेयर चढ़ा दूं जो कि बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है, जिसको हम बोलेंगे पेंट। प्लास्टिक पेंट बोलते हैं आजकल, तो नैरोलैक का पता नहीं क्या क्या आता है, अलग अलग एड्स आते हैं ना, तो देखे होंगे आपने। तो वो इसीलिए क्या होते हैं, क्योंकि जैसे पेंट होते हैं तो पेंट क्या करते हैं, आपके रिएक्टिव मेटल को बचा देते हैं इन एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से, जिसकी वजह से क्या होता है, वो करोड नहीं करते और वो कुछ टाइम तक के लिए बच जाते हैं। और जैसे ही पेंट निकलने लगेगा आपका क्या है, करोजन स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आएगी। हम इसलिए पेंट अप्लाई करते हैं ताकि जो करोजन है वो क्या हो सके, उसका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी कम हो सके। तो हम अपने आयरन आर्टिकल्स को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट अप्लाई करते हैं। तो आंसर हमारा ये होगा, आंसर वी अप्लाई
पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स टू प्रोटेक्ट और प्रिवेंट इट फ्रॉम करोजन। सिंपल है, ये मैंने सिंपल वर्ड्स में लिख लिया है। आप चाहते हो तो थोड़ा बड़ा अच्छे से लिख सकते हो, रिएक्शन के साथ लिख सकते हो, तो कोई बात नहीं, इतना भी आंसर आपका काफ़ी होता है। ठीक है, चलिए आपका लास्ट सेकेंड, ये वही इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है दोनों ही, मतलब इससे पहला वाला क्वेश्चन भी था, ये भी और ये भी। तो क्या है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वाई? अगर आपको याद हो जब हम लोग डेंसिटी पढ़ रहे थे तो डेंसिटी में मैंने बताया था कि पहले तो देखो डेंसिटी क्या होती है। जो भी हमारे ऑयल एंड फैट्स होते हैं खाने में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, इन जगह उसे बाहर रख देते हैं गर्मियों में तो उसमें स्मेल आ जाती है। सुबह में अगर आप जैसे को देखा होगा आप लोगों ने नॉर्मली घर में कि रात में अगर कोई खाना बच जाता है, अगर उसे आप बाहर रख दो तो क्या होता है, सुबह तक उसमें स्मेल आने लगती है। तो स्मेल इसलिए आती है क्योंकि उसमें जो भी ऑयल एंड फैट्स थे वो डिकम्पोज हो गए इन प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपकी सराउंडिंग से आ सकते हैं या खाने में हो सकते हैं कुछ बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया करते हैं उसको डिकम्पोज कर देते हैं और खाना क्या होता है, वो सड़ जाता है और स्मेल आती है। उस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं और जो खाना है वो रेंसिड हो चुका है, तो फूड इज रेंसिड। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि ऑयल एंड फूड जिस फूड में भी होगा उस फूड में हम नाइट्रोजन फ्लश क्यों करते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट। चिप्स के पैकेट में कहते हैं ना हवा भरी है, वो हवा नहीं, वो नाइट्रोजन है। वो नाइट्रोजन इसीलिए भरी गई है क्योंकि जो भी उसमें ऑयल एंड फैट मतलब चिप्स है, जो भी आलू है, आलू की चिप्स है, वो क्या रह सके, वो कंजर्व रह सके। आप एक चीज़ सोचो कि चिप्स का पैकेट कितने टाइम पहले बना होगा, कब उसकी पैकिंग हुई होगी, और जैसे आप खोलते हो तो क्रिस्प और क्रंची रहता है, तो वो इसी चीज़ लिए रहता है क्योंकि वो नाइट्रोजन ही उसे बचा के रखती है। अगर ये नाइट्रोजन नहीं होगी ना तो वो जो आपके चिप्स का जो आप बाइट लोगे वो एकदम सीली भी होगी और मे बी सड़ भी चुका होगा। तो ये ध्यान रखना, ऑयल एंड फूड क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम डिकम्पोजिशन, वो डिकम्पोज होने से आपका फूड बचाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डिकम्पोजिशन। सिंपल सा वन वर्ड आंसर बता दिया मैंने। आप इसको डिटेल में जाओगे तो मैं डिटेल में आपको आज का आंसर भी दे दूंगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है आपका कि ऑयल एंड फैट को बचा रहा है फ्रॉम डिकम्पोजिशन। अलग अलग तरीके जैसे फूड प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं हम। अगर डेंसिटी बचानी तो एक और चीज़ करते हैं ना, उसको रेफ्रिजरेट कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तब भी हमारा क्या होता है, हमारा वो चीज़ फूड जो है वो प्रिजर्व हो जाता है। नेक्स्ट आता हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि बोलता है, तो बहुत आसान चीज़ है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद वन एग्जाम्पल, करोजन और रेंसिडिटी। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन में टॉपिक दोनों देख चुके हैं, कवर अप कर चुके हैं। लिंक में देख लेना, लिंक में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। करोजन क्या है, दोबारा से डेफिनेशन बताता हूँ। इट इज़ एन अनडिजायरेबल और ग्रेजुअल चेंज ऑफ मेटल इनटू अ अनडिजायरेबल कंपोनेंट बन जाता है। मतलब बेसिकली जो जंग होता है, करोजन को अगर मैं हिंदी में बोलूँ, जंग लगना। जंग एक कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमें चाहिए, अनवांटेड है, अनडिजायरेबल है और धीरे धीरे जो भी मेटल है उसे ख़राब कर देती है। ठीक, अब करोजन के जैसे मैंने बताया था, कॉपर होगा तो ये ग्रीन पड़ जाएगा, आयरन होगा तो ये ब्राउन पड़ जाता है, सिल्वर और गोल्ड रहेंगे तो ये ब्लैक पड़ जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर्स हैं मैं आपको दे दूंगा, लास्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो मेरे ख्याल से करोजन का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, सिंपल है। रेंसिडिटी क्या है भाई, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन फूड, उनका डिकम्पोजिशन क्या होता है, इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई, जब फूड का सड़ना इज रेंसिडिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑयल एंड फैट, डिकम्पोजिशन होता है और आपका फूड रेंसिड हो जाता है, खाने में बदबू आने लगती है। और रेंसिडिटी से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स। अभी देखा जैसे नाइट्रोजन फिल कर दी थी हमने, और उस खाने को हम रेफ्रिजरेट कर देंगे या ठंडा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट होते हैं। इस क्वेश्चन से या पूरे इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ मुझे बताएं। ठीक है, वन मोर थिंग, आपके लिए इतना मेहनत की जा रही है तो इस पर आप लोग थोड़ा सा
थोड़ा सा अपना एफर्ट डालें और थोड़ी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन पे पहले वर्क करें इस पे आने से पहले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग, तब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।